देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब तक हमने 3 क्लास लिया, जिसमें पहले क्लास में हम लोग पढ़े प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण, पहला क्लास था। दूसरे में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़ा, और तीसरे क्लास में परावर्तन पर न्यूमेरिकल। तो इसी तरह से हम लोग जब न्यूमेरिकल का हिस्सा आएगा तो न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे, सवाल भी करते चलेंगे और थ्योरी को भी समझते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप लोग बस पढ़ते रहिए मन से। न्यूमेरिकल हो गया है परावर्तन पर, आगे अभी और सभी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ लेते हैं, फिर प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं, तब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सब चर्चाएं होंगी। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए गोलीय दर्पण क्या होता है। क्योंकि एक समतल दर्पण पिछले क्लास में आपने देख लिया, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण की बात आई। समतल दर्पण कैसे बनता था? कोई भी कांच का प्लेन टुकड़ा है, समतल टुकड़ा है, एक तरफ आप चांदी या पारे से कलई करके ऊपर से रेड ऑक्साइड का, लोहे के लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं, तो एक तल क्या हो जाता है, खुरदरा, दूसरा तल चिकना हो जाता है समतल दर्पण। लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, तो गोलीय दर्पण कैसे बनेगा, तो समझिए बात को। ये है आपका ये कोई खोखला गोला, किस चीज का बना है, कांच का। ये देखो कांच का खोखला गोला कोई है, किस चीज का है, कांच का। कांच का खोखला गोला है। अब कांच के खोखले गोले को इस तरह से आप काट दीजिए। इस तरह से अगर आप काट देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। ये टुकड़ा समतल मिला है कि गोली मिला है? सर गोली ये टुकड़ा मिला है, समतल तो है नहीं। समतल तो ये है ना, ये समतल है, प्लेन है, लेकिन ये तो गोली है, गोले आकार का है। तो गोलीय टुकड़ा सदैव किसी गोले का भाग होगा। तो गोलीय टुकड़ा मिल गया, किस चीज का है, कांच का। कांच क्या होता है, पारदर्शी। लेकिन अभी हमको बनाना है दर्पण, तो एक तरफ पॉलिश कर दो, कलई जिसे बोलते हैं, कलई कर दो तो दर्पण का काम करने लगेगा। ठीक कांच का खोखला गोला था जिसको हम एक तरफ कलई कर रहे हैं। चलो दाहिनी तरफ कलई करना। अब ये मत करना क्यों, बाएं तरफ क्यों ना करो, कर सकते हो बाएं तरफ भी भाई, लेकिन एक तरफ कलई करोगे तो आप समझ पाओगे कि दोनों में दाहिने तरफ कर रहे हैं तो बायां तल चिकना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाईं ओर से किरण हम लाएंगे, प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से ला रहे हैं, तो दाहिनी ओर हम कलई कर देंगे क्योंकि चिकने तल से परावर्तन पड़ रहे हो। ठीक, और कलई किधर भी कर सकते हो, आपका मन है, लेकिन एक तरीके से चलोगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो हम दाहिनी तरफ क्या कर दिए, कलई कर दिए, दाहिनी तरफ कलई कर दिए भाई, और बाईं तरफ क्या हो गया, चिकना हो गया। ठीक, हाँ चलो इसमें भी देखो, दाहिनी तरफ क्या कर दिए, कलई कर दिए, बाईं तरफ क्या हो गया, चिकना हो गया। बाईं तरफ क्या हो गया, चिकना तल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, कोई किरण अगर आई इस दर्पण पर, कोई किरण आ रही है सर इस दर्पण पे इस तरह से, तो टकरा कर इस तरह से नीचे जाएगी। आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये नीचे ही क्यों गई, जगह तो ऊपर भी था। तो मनमानी नहीं गई है, अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे नीचे ही क्यों जा रही है, ऊपर जगह था ऊपर क्यों नहीं गई। अब यहां मान लो कोई किरण इस पर गिर गई, तो यह किरण इस तरह से ऊपर चली जाएगी। अब आप यहां भी सवाल कर सकते हैं ऊपर क्यों गई, नीचे भी क्यों नहीं आई। तो इसका भी जवाब कुछ देर बाद हम लोग समझेंगे कि ये नीचे क्यों गई, ये ऊपर क्यों गई। ऐसा नहीं मनमानी ऐसे कर देते हैं, सबका नियम कानून है, हम समझाएंगे आपको। और भविष्य में आप खुद नीचे ऊपर जहां ले जाना होगा आराम से ले जाएंगे किरण को। तो अब समझिए जरा आप बात को, क्या दाहिने तरफ कलई है, बाईं तरफ चिकना है, दाहिने तरफ कलई है, बाईं तरफ चिकना है। अब एक है इसमें अवतल, एक है उत्तल, पहचानना है। गोली दर्पण कैसे बना, कांच के खोखले गोले को काट कर गोली दर्पण बनाया जाता है। क्लियर? हाँ। और गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन? एक अवतल है, एक उत्तल है। अभी बता नहीं रहे कौन अवतल कौन उत्तल, एक अवतल है एक उत्तल है। अब सर कैसे पहचाने अवतल कौन है उत्तल कौन है? तो चिकना तल देखना, चिकना तल जिधर से किरण टकरा के लौट रही है, परावर्तक तल। खुरदरा वाला, ये दाहिने तरफ वाला खुरदरा है दोनों में, चिकना वाला बाईं ओर है। चिकना तल देखो और आपको पता चल जाएगा कि कौन अवतल है कौन उत्तल। ठीक, अवतल माने दबा हुआ तल। ये देखो इसका चिकना तल दबा है कि नहीं, देखो दबा है, इसलिए इसका नाम पड़ा अवतल, अवतल दर्पण।
दबे हुए तल वाला दर्पण। जब हम बोलते हैं अवतल दर्पण तो इसका मतलब होता है दबे हुए तल वाला। कौन सा तल दबा है? चिकना तल। तो दर्पण पहचानने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? चिकना तल अगर दबा है तो अवतल दर्पण। और इसका देखिए चिकना तल क्या है, बाई तरफ से देखिए उठा है ना, तो उत्तल दर्पण। उत्तल, उठे हुए तल वाला दर्पण। उत्तल, उठे हुए तल वाला दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया मेरे भाई? उत्तल दर्पण, उठे हुए तल वाला दर्पण। अब परिभाषा बनाने के लिए आप बना सकते हैं क्या? वे गोलीय दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होती है तथा दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है। किरण टकरा के लौटी, परावर्तन हुआ ना। वे गोली दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होती है तथा दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। और यहाँ देखो, वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होती है तथा उठे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यहाँ कलई उठे हुए तल पे है, चिकने दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। यहाँ कलई दबे हुए तल पे है, उठे हुए तल से किरणों का परावर्तन हो रहा है। लेकिन पहचानने के लिए अवतल उत्तल आप क्या करेंगे? सीधा बोलेंगे कि चिकना तल दबा है तो अवतल, चिकना तल उठा है तो उत्तल। सीधी सी बात। ओके। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आओ देखो, गुफा जैसा कौन दिख रहा है? ये देखो, गुफा तो ऐसे होते हैं, बाएं तरफ से देखना है, ऐसी गुफा है तो ऐसा यही है भाई। बाएं तरफ से देखोगे तो ऐसा तो गुफा होता नहीं। तो गुफा ये है। गुफा को अंग्रेजी में कहते हैं केव। क्या कहते हैं? केव। और कौन माने कांच, पत्थर की गुफा नहीं है, कौन, कौन माने कांच, तो कौन केव, एक गुफा जैसा है। कौन केव क्या? मिरर। दर्पण बना लिए इसलिए मिरर है। कौन क्यों मिरर, अर्थात दबे हुए तल वाला मिरर, कौन क्यों मिरर। और ये क्या है? वेक्स माने होता है उठा हुआ या उभरा हुआ। वेक्स एक शब्द होता है, वेक्स। वेक्स माने उठा हुआ या उभरा हुआ। इसका तल उठा है इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स। क्या? मिरर। तो अंग्रेजी भी जरूर जानिएगा इसका। इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, इसे कॉनकेव, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही लोग बात करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसलिए जितनी अंग्रेजी जरूरी है उसे आपको हाई स्कूल में ही अंग्रेजी उतना सीख लेना है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। ओके। हाँ, अब क्या है? कुछ नहीं, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, काम हो जाएगा। गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण, बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। लो भाई, गोलीय दर्पण कहलाता है। कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन? नंबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये चित्र भी आपको बना लेना है, ये साथ में लिख भी देना है, तो गोली दर्पण कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में आगे पढ़ाने वाले हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, तब हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को बताते हैं। लिख लीजिए। देखिए क्या है अवतल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है अभी अभी समझाएं, कैसा होता है अवतल दर्पण। अभी आपने देखा क्या कि वे गोली दर्पण जिनके उठे हुए तल पर क्या होता है? कलई होता है सर। और दबे हुए तल से क्या होता है? किरणों का परावर्तन होता है। चिकना तल दबा होता है, इस तरह से किरण आती है, टक्कर मारती है,
और टकरा के लौट जाती है। क्यों इधर आती है ये सब चर्चा करेंगे। तो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इसमें क्या लिखना है हमको डिफिनेशन? वे गोलीय दर्पण, देखो अपने आप डिफिनेशन आपको निकल आएगा, खुद से बनाओ डिफिनेशन। वे गोलीय दर्पण, भाई दर्पण तो गोली ही है। वे गोलीय दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होता है। वे गोलीय दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होता है, कलई होता है तथा दबे दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है। परावर्तन होता है। दबे हुए तल से किरणों का क्या होता है मेरे भाई? परावर्तन होता है। वे गोलीय दर्पण जिनके उठे हुए तल पर कलई होता है तथा दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं। हो गया अवतल दर्पण। आपको लगेगा बस काम खत्म ना, एक बहुत खास बात और लिखना है, हैशटैग। हैशटैग में क्या लिखना है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभिसारी होते हैं। एक नया बवाल आ गया सर, अभिसारी होते हैं, ये क्या होता है बताते हैं अभी। अवतल दर्पण अभिसारी होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं, सिकोड़ते हैं किरणों को। अभिसारी मतलब किरणों को सिकोड़ते हैं। अभी समझाते हैं कैसे सिकोड़ते हैं, चिंता ना करिएगा। अवतल दर्पण क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी होते हैं जितने भी अवतल दर्पण होंगे। ये रहा बात किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण ये सामने रहा। अब दूसरा हम क्या लिख रहे हैं? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या लिख रहे हैं? उत्तल दर्पण। तो ये है भाई साहब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी साथ साथ पढ़ लिया जाए। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है इसको भी देख लो। ये देखो, अवतल ही बनाने जा रहे हो साहब। उत्तल दर्पण, ये देखो दबे हुए तल पे क्या है? कलई है, तथा उठे हुए तल से क्या है? किरणों का परावर्तन। किरणें आई ऐसे टक्कर मार के इधर चली गई। ठीक है, उठे हुए तल से क्या होता है? किरणों का परावर्तन होता है। तो इसमें क्या लिखना है? वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय, सेम देखो लैंग्वेज आपको सेम मिलेगा। वे गोलीय दर्पण जिनके जिनके दबे हुए तल पे क्या है? दबे हुए तल पे कलई किया जाता है। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होता है, जिनके दबे हुए, वहां क्या था? उठे हुए, यहाँ क्या है? दबे हुए। दबे हुए तल पर कलई होता है, कलई होता है तथा तथा उठे हुए उठे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है। उठे हुए तल से क्या होता है? किरणों का परावर्तन होता है। उन्हें क्या कहलाता है? वे, उन्हें आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं, या वे क्या कहलाते हैं? अवतल, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अवतल तो ऊपर हो गया, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, कहलाते हैं। वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होता है, देखो दबे तल पे कलई है, तथा उठे हुए तल से किरणों का
परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब इसमें भी आपको लग रहा होगा सर हैशटैग इसमें भी होगा, जी बिल्कुल हैशटैग तो इसमें भी है। हैशटैग में क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण क्या होगा, जब ये अभिसारी है, ये अभिसारी है तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी। अपसारी माने फैलाना, अभिसारी माने सिकोड़ना। तो उत्तल दर्पण, सभी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी होते हैं। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग, अपसारी होते हैं। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अपसारी, फैलाने वाले होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। तो इस तरह से आपका अवतल और उत्तल खत्म होता है। अवतल गोली, हमने क्या पढ़ा, गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अवतल दर्पण वे गोली दर्पण जिनके अवतल दर्पण उठे हुए तल पे कलई होता है तथा दबे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है। और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, दूसरा नंबर है, नंबर 2 लिख दे रहे हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, वे गोली दर्पण जिनके दबे हुए तल पर कलई होता है तथा उठे हुए तल से किरणों का परावर्तन होता है, क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और ये क्या होंगे, अपसारी। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपसारी और अभिसारी, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस यही पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन अपसारी है, कौन अपसारी है, या उत्तल दर्पण होते हैं अभिसारी अपसारी समांतर, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से कोई विकल्प दे देगा या कह देगा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गलतियां यहाँ होने के चांस होते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या। मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपको ये सब क्वेश्चन दूंगा, ठीक। जब टेस्ट आपको लिया जाएगा तो अभिसारी अपसारी वाला ये सब क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बना लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु। अब हम लोग क्या पढ़ने चले, गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु, ठीक। अब इसमें क्या देखेंगे, सम पॉइंट्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित कुछ बिंदु। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, कभी कुछ देर पहले हम कर रहे थे कि नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों गया, तो बताए तो नहीं आपको, हम बताएंगे ना, बताएंगे। अभिसारी अपसारी बता दिए क्या, बस इतने बताया ना, सिकोड़ता है फैलाता है, लेकिन मैंने दिखाया गया कि कहाँ सिकोड़ता है फैलाता है, वो भी बताएंगे। जब उसे समझाने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नीचे जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है। अभी समझाएंगे कब, जब यहाँ अभिलंब बता देंगे उसके बाद हम समझा देंगे। यहाँ कुछ बिंदु लिखाने जा रहे हैं, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, तब वहां आप उसे भी पढ़ लेंगे। चलिए, तो हम लोग गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु में सबसे पहला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, क्या, ध्रुव। कौन सा बिंदु, ध्रुव, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पोल। ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, अब देखो छोटा छोटा पॉइंट है समझिए वाली। पोल क्या होता है, ये देखिए गोली दर्पण में एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर सर, कॉनकेव। अब और ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। उत्तल दर्पण, दबे हुए तल पे कलई। अब दर्पण पहचानना आना चाहिए, चिकना तल उठा है उत्तल, चिकना तल दबा है अवतल, ठीक है। हाँ, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये आपका उत्तल, ये अवतल। दर्पण देख रहे हैं जी, इसके ठीक बीचों बीच, ठीक मध्य पॉइंट एकदम जो होता है वही पोल कहलाता है। देखो जितना ऊपर है उतने नीचे होना चाहिए, जितना ऊपर उतने, मध्य बोल रहा हूं, मध्य, बीच नहीं, बीचों बीच। मध्य का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। तो एकदम बीचों बीच पॉइंट जो होता है उसी को क्या कहते हैं, पोल, ध्रुव। तो किसी भी गोली दर्पण का ठीक मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब दिमाग में आपके आ गया, अच्छा दिस ये लाइन के ठीक बीचों बीच जो है उसे पोल कहते हैं, और इसे पी से दिखाते हैं। किस अक्षर से दिखाते हैं, पी। रिप्रेजेंट किसे करते हैं, पी से। कोई दिक्कत नहीं, पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी। क्यों, क्योंकि पोल है अंग्रेजी में। तो ठीक बीचों बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, मध्य वाला बिंदु क्या कहलाता है, पोल। किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अब आपको थोड़ा सा, ये तो किताबी भाषा हो गया, इसे थोड़ा और समझा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से अगर हम कर दिए तो गोली हो गया। एक सरफेस जो आपकी तरफ दिख रहा है वो चिकना हम मान ले रहे हैं, अवतल दर्पण दिख रहा है ना, दबा हुआ तल, ठीक। अब देखो ये पोल क्या होता है, पोल का मतलब ये है कि ठीक मध्य बिंदु पोल कहलाता है।
यहाँ तो एक लाइन पे दिख रहा है मध्य बिंदु, कहने का मतलब जितना दाहिने उतने बाएं, जितना दाहिने उतने बाएं, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक मध्य बिंदु जो होता है, सेंटर एकदम होता है, वही होता है पोल। पोल क्या होता है समझ में आया? जितना दाहिने उतना ही बाएं, ये पोल है। जितना दाएं उतना ही बाएं और जितना ऊपर उतने नीचे, ठीक मध्य में जो पॉइंट होता है उसी को क्या कहते हैं आप? पोल। ये देखिए पोल है। यहां तो नहीं समझ में आ रहा है, यहां तो एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन ये आईना जब लोगे, कोई दर्पण लोगे तो इस तरह से दर्पण रहेगा ना, तो उसके ठीक मध्य में जो पॉइंट होता है वो पोल होता है। अब समझ लीजिएगा पोल क्या होता है। पोल ध्रुव क्या होता है? ठीक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, ये है एक मध्य बिंदु होता है पोल। समझ में आ गया होगा बात शायद। ठीक, हाँ। तो अब इसे एक लाइन लिख सकते हैं क्या? किसी गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, अब गोलीय दर्पण हो समतल दर्पण हो सब में आप बता सकते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक, कहलाता है शब्द ना अच्छा लगे तो आप इसे बदल सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ठीक है, ये कौन? ध्रुव का हो गया। अगर गलती से कभी पूछ दे कि ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है, तो आप बताइए। बस ये चित्र थोड़ा सा बना देंगे साफ सुथरा। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, काम खत्म। ठीक, हाँ। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है? दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। छोटा छोटा अंग्रेजी भी इसका जानते रहिएगा, काम देगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है? अब वक्रता केंद्र हम इसी में बढ़ा के बताने जा रहे हैं। अब उधर तो नहीं करेंगे, इसी में बढ़ाएंगे। ये देखो, गोली दर्पण चाहे ये है चाहे वो है, किसी न किसी गोले से काट के बनाया जाएगा ना, किसी न किसी गोले का ही भाग होगा, क्योंकि किसी गोले से काट के बनाया जाए, वो गोला निर्माण कर लीजिए। वो गोला जैसे ये हो गया ना, जिस गोले से काट के बनाया गया वो गोला ये हो गया। अब ये बताइए, ये गोला का सेंटर तो कहीं न कहीं होगा। दुनिया के हर एक गोले का कोई न कोई केंद्र होता है, तो जो गोले का केंद्र होगा उसे सी से प्रदर्शित करते हैं, और यही सी क्या कहलाता है मेरे भाई? वक्रता केंद्र कहलाता है। किस चीज का? गोलीय दर्पण का। तो इसका मतलब क्या हुआ? गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होगा, किसी न किसी गोले से काट के बनाया जाएगा, और जिस भी गोले को काट के बनाया जाएगा उस गोले का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसी को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कितना सिंपल बात है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट के बनेगा उस गोलवा का केंद्रवा को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। बस, तो कितना सिंपल है, लिख दिया जाए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले से, जिस गोले से काट कर, जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, बनाया जाता है, उस गोले के, उस गोले के, उस गोले के केंद्र को ही, केंद्र को ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को ही गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं,
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। लो भाई, कभी परीक्षा में आएगा तो आराम से हम लिख प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, साफ सुथरा आप लिख सकते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, काम खत्म। कितना सिंपल है, गोली दर्पण किसी न किसी गोलवाइज काट के बनेगा, और जिस गोले से काट रहा है उसका सेंटर जो है वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब अगला हेडिंग क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। तीसरी हेडिंग क्या होगी? तीसरी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या, जो कि यहाँ आएगा नहीं लेकिन समझा रहे हैं। वक्रता त्रिज्या जगह हमें लगता है कम पड़ जा सकता है। वक्रता त्रिज्या अंग्रेजी में कह दे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जरा समझिएगा ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। चित्र यही है, इसीलिए यहीं तक समझा, यहीं से काम चला रहे हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बहुत सिंपल है। पोल दिखाई दे रहा है जी सर, सेंटर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब ऐसा ना सोचिएगा क्यों अवतल दर्पण में बताया है मास्टर, उत्तल में तो बताऊ भाई ना कि है। अरे भैया ये उत्तलव के लिए काम दे, ये इसे उत्तलव बन जाए। हाँ, ये सेंटर अब खराब ना हो, यंग ना करते। हाँ, लो गोली के इधर उधर कह दिया, बात समझ गए। गोली दर्पण को देखो, गोला बना लो, उसको घुमा के उसका सेंटर जो है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। सिंपल सा, चाहे जैसा रहे। अब एक पकड़ के हम समझा दे रहे हैं, दोनों में काम देगा। अच्छा, पोल दिखाई दे रहा है, सेंटर दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसी को कहते हैं गुरुजी वक्रता त्रिज्या। अरे सीधी बात कहो तो गोले की त्रिज्या भी है, लेकिन हाँ गोले की त्रिज्या तो यहां से इसको मिला दोगे ये भी हो जाएगा, इसको यहां से कहीं मिला दो सेंटर से परिधि को, गोले की त्रिज्या बन जाएगी। लेकिन ये वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी? पोल और सेंटर के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। कहीं से भी मिलाओगे तो त्रिज्या होगी गोले की, लेकिन पोल से और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्यों? कहीं से दूरी तो उतना ही आएगी। अगर 10 सेमी ये है तो यहां से भी मिलाएंगे सर 10 सेमी आएगा, यहां से भी मिलाएंगे 10 सेमी आएगा, यहां से भी मिलाएंगे 10 सेमी आएगा, जी आएगा 10 सेमी। लेकिन यहां जानते हो जब लाइट का सवाल वहां लगाओगे तो माइनस प्लस का खेला आएगा कि माइनस कब लेते हैं, प्लस कब लेते हैं। तो जब मनमानी इधर उधर किए रहोगे तो माइनस प्लस नहीं समझ में आएगा। इसलिए सी और पी के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बाकी सब त्रिज्याएं हैं, लेकिन वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच की दूरी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी यहाँ जरूरी है और माइनस प्लस का खेल यहाँ चलता है, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ में आ गया होगा कि है तो बराबर, आंकिक मान बराबर होगा, लेकिन बाद में हम समझाएंगे ये सब क्या होता है। तो आप केवल देखते रहिए, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो क्या? ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसी में लिख दे रहे हैं, देखते हैं आ जाएगा। ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कामा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लो भाई, वक्रता त्रिज्या हो गई। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर, स्मॉल से भी करते हैं लेकिन आप कैपिटल से करिए, कैपिटल से ज्यादा होता है। आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहां तक बना लीजिए। अब फिर हम आपको अगला चौथा नंबर पढ़ाते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। चलो इसे बनाओ। देखिए अब चौथा नंबर क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? ध्रुव पढ़ा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। वक्र ध्रुव क्या होता है? किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी गोली दर्पण को जिस गोले से काट के बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए ना। अब हम लोग जा रहे हैं मुख्य अक्ष पढ़ने। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी बात। क्या? C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आ कहां से रही है? अनंत से। जाएगी कहां तक? अनंत तक। लेकिन ये कंफर्म है कि C और P से जरूर जाएगी।
सी और पी से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये नहीं कि टेढ़ी रेखा इधर उधर घुमा के, सीधी रेखा। तो आपके दिमाग में है कि सी और पी के बीच की दूरी तो वक्रता त्रिज्या होती थी। हाँ, सी और पी के बीच की, यहाँ यही मुख्य अक्ष है, सी और पी से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, और इसी मुख्य अक्ष पर सी और पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाती है। और यहीं अभी फोकस दूरी भी आ जाएगा, इसी मुख्य अक्ष पे फोकस दूरी भी आ जाएगा, इसी मुख्य अक्ष पे वस्तु की दूरी भी आएगा, इसी मुख्य अक्ष पे प्रतिबिंब की दूरी भी आएगा। चार चार दूरियां होंगी मुख्य अक्ष पे। मुख्य अक्ष क्या है? बहुत बड़ी दूरी, मतलब सी और पी से होकर जाने वाली सीधी रेखा है, अनंत से आएगी, अनंत तक जाएगी, लेकिन ये सी और पी से होकर जाएगी। ठीक, और क्या कौन कौन सी इसी मुख्य अक्ष पे, जैसे होता है ना सड़क, बहुत बड़ी जीटी रोड है पूरा, लेकिन उसी जीटी रोड पे हमारा घर आपका घर है, तो हमारे घर से आपके घर के बीच की दूरी हो गई कुछ, आपके घर और आपके पड़ोसी का घर है उसका दूरी कुछ हो गई। तो मुख्य अक्ष बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी रेखा है, इसी पर सी और पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और यही फोकस अभी बिंदु आएगा तो फोकस दूरी भी सिर्फ मिलेगी, वस्तु की दूरी भी सिर्फ मिलेगी, और प्रतिबिंब की दूरी भी सिर्फ मिलेगी। किस पर? मुख्य अक्ष पर। बातें समझ में आया? हाँ, तो घबराने वाली बात नहीं है। मुख्य अक्ष क्या होता है? सी और पी से होकर जाने वाली सीधी रेखा। ये कहां से आ रही है? देखो, अनंत से। देखो, ये बहुत दूर से आ रही है, जाएगी कहां? अनंत। सी और पी से होकर जरूर जाएगी। तो ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मजेदार बात जानो, जब आपको पढ़ाया जाएगा किताब, स्कूल या कहीं भी, ध्यान दो, मनमानी लोग चलो दर्पण ऐसे बना देते हैं, मुख्य अक्ष ऐसे खींच दिए, मनमानी, ये मुख्य अक्ष है? बिल्कुल नहीं। दर्पण ऐसे बना दिए, मुख्य अक्ष ऐसे खींच दिए, बिल्कुल नहीं। मुख्य अक्ष क्या होता है पहले समझो, नहीं तो सब प्रतिबिंब, इसीलिए प्रतिबिंब सब खराब बन जाता है। क्यों? ये देखो नीचे से जा रहा है, इसका मध्य बिंदु कहां होगा? सबसे पहले हमें ढूंढना है मध्य बिंदु दर्पण का। जैसे कभी भी दर्पण बनाइए, ठीक है, अवतल दर्पण मान लो बना दिए, तो ठीक बीचों बीच जाके ऐसे टिक करके उसे पोल कर दो। फिर अंदाजे से कि ये इतना बड़ा होगा, अब ये नहीं कि पूरा गोला वोला बनाना है, नहीं, अंदाजे से इधर इसी के सामने कहीं सी बना दो। अब यही सब मिला दो तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो गया। अब भविष्य में क्या है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच होकर जाता है, बीचों बीच, मध्य से। क्यों? क्योंकि सेंटर भी बीच में है और पोल भी बीच में है, यहां से ही जाता है। तो मुख्य अक्ष, सीधा बात करो कि दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता हुआ जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के दो बराबर भागों में बांटता हुआ जाता है, दर्पण को दो बराबर भाग में बांटता हुआ जाता है, आधा ऊपर आधा नीचे, वह लाइन मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष कभी भी बनाना है तो आप समझिए कैसे बनाएंगे। कभी भी मुख्य अक्ष बनाना है, चाहे जिस दर्पण में, समतल, उत्तल, अवतल, ठीक ऐसे देखो, ऐसे बना दिए, ठीक बीचों बीच एक रेखा खींच दो, ठीक बीचों बीच, ऊपर नीचे ज्यादा रहे मिटा देना, एक रेखा खींच दिए, ठीक यहाँ पोल हो जाएगा, इसी रास्ते में सी हो जाएगा। ऐसे आसानी से बना सकते हो, कोई भी दर्पण हो, ऐसे दर्पण बना दिए, ठीक बीचों बीच एक रेखा खींच दिए, ये हो गया पोल, ये हो गया रास्ते में सेंटर, काम खत्म। ठीक बीचों बीच खींचना है। बात समझ में आ गया? हाँ, तो मुख्य समझ में आ गया होगा शायद। अब ये कुछ लोगों के दिमाग में भी आ सकता है, सर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? अब तक तो सबको प्रदर्शित करते हैं। नहीं, इसको प्रदर्शित नहीं करें, किसी अक्षर से नहीं, बस सीओपी से होकर जाने वाली रेखा है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब 5 नंबर है क्या? अभिलंब। यही जरूरी था, इसीलिए हम लोग अभी वो टॉपिक नहीं समझे कि नीचे क्यों आती है किरणें, ऊपर कैसे जाती हैं, ये टॉपिक जरूरी था, अभिलंब। तो आपको लगेगा कि परावर्तन में भी तो अभिलंब बताए थे, वही अभिलंब है, लेकिन गोली दर्पण में अभिलंब खींचेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। अभिलंब होता क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही अभिलंब होता है, लेकिन गोली दर्पण में कैसे खींचें? अब सवाल यहां आता है। देखो, समतल दर्पण है, बहुत आसान है, किरण आई, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, आपतन बिंदु मिल गया, इस पर एक लंब खींच दिए, इधर 90 इधर 90, चाहे ऐसे हो, किरण आई, इस पर लंब खींच दिए, इधर 90 हो गया, उधर 90,
90 90 ही खींचना है। लेकिन समस्या तो तब है जब इस तरह से हो मेरे भाई, गोली दर्पण, अब कोई किरण आके यहाँ गिर गई, अब कर रहे हैं लंब खींचो इस पर। अब अगर ऐसे खींच दोगे मनमानी तो 90 90 नहीं होगा, इधर देखो ज्यादा हो जाएगा, उधर देखो कम हो जाएगा। गोली दर्पण में, गोले में आप समतल में तो ऐसे खींच दिए तो 90 90 दोनों तरफ हो जाएगा। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही तो अभिलंब होता है, तो लंब हो जाए। लेकिन यहां कैसे खींचे, अगर गोली सरफेस है तब कैसे खींचे, गोली तल है तब कैसे खींचे। अभिलंब खींचना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, बाकी तो सब सेम है। तो चलो आपको मैथ थोड़ा सा बताते हैं क्या है ये, पहले मैथ सीख लो। ये गोला है, गोले के केंद्र है, और ये वाला क्या है, परिधि। तो गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि के जिस बिंदु पर भी मिलती है उस पर लंब होती है। ऐसे टेंजेंट खींच दो, स्पर्शी खींचो, देखो इस पर लंब होगी, इस पॉइंट पर ये लंब है। गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि के जिस भी बिंदु पर मिलेगी उस पर लंब होगी। ये प्रमेय है, गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि के जिस बिंदु पर मिलती है उस पर लंब होती है। गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि के जिस भी बिंदु पर मिलेगी उस पर लंब होगी। अब आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। गोले के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा परिधि की जिस बिंदु पर मिलेगी उस पर लंब होगी। बात समझ में आया। और गोली दर्पण किससे काट के बनाया जाता है, किसी गोले से। तो इसी तरह का कोई गोला होगा जिससे काट के गोली दर्पण बनता है। चलो भाई ये गोली दर्पण हो गया। अब एक किसी न किसी इस तरह के गोले का ही भाग रहा होगा, तो कोई न कोई इसका सेंटर भी रहा होगा। जी ये तो पोल ओल है, ये है, कोई बात नहीं। चलो अब अगर हमको मान लो कोई किरण आ गई भाई, ये देखो यहाँ गिर गई, अब ये बिंदु जहां गिरती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम उसी आपतन बिंदु पर अगर लंब खींच ले तो अभिलंब हो जाता है। तो अब बताओ इस बिंदु पर हम कैसे अभिलंब खींचे, क्योंकि ये जो दर्पण है वो कहीं न कहीं तो परिधि ही तो है गोले का। तो अगर हम सेंटर से इसको मिला दें तो यह सेंटर से जाने वाली रेखा उस बिंदु पर लंब का काम करेगी। पर सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। हाँ गुरुजी सही बात है, तो ये लंब हो गया। और संयोग से क्या है सर, ये तो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। हो गया अभिलंब। तो कुल मिलाकर आपको रटा नहीं रहे, समझा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, गोले के केंद्र से परिधि गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर लंब होती है या अभिलंब होती है। गोले के वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। कहीं से भी मिला दो, कहीं से भी मिला दो, इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा। कहीं भी मिला दो, इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा। कहीं भी मिला दो, इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा। समझ में आई बात। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। सीधी सी बात, अभिलंब खींचना आसान हो गया। कैसे खींचेंगे, कभी भी अभिलंब खींचना है गोली दर्पण के जो वक्रता केंद्र है। अब दो तीन बातें तो आपको क्लियर हो गई भाई। अब दर्पण केवल ऐसे नहीं बनाएंगे हम, अवतल दर्पण ये नहीं कि अवतल दर्पण हो गया, नहीं, तुरंत ऐसे हुआ तो बीचों बीच एक लाइन खींच देंगे, और जैसे ही लाइन हो जाएगी यहाँ पोल बना देंगे, यहाँ सेंटर हो गया, इतना हमें बना देंगे। अब चाहे जैसे किरण लाओ, अब किरण अगर ऐसे आ गई, ठीक, किरण ऐसे गिर गई, अब जरा बताओ ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर किरण को लौटाने का नियम बताए थे। अभिलंब खींचो पहले, सेंटर से इसको मिला दो, सेंटर से इसको मिला दो, तो हो गया अभिलंब इस बिंदु पर। अब आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, जाने वाली किरण भी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाती है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, तो उतने कोण बनाते हुए चली गई। लो भाई, वो बात समझ में आ गया क्या, नीचे काहे जाती है, यही तो बताए थे, इस तरह से होता नीचे जाती है। अब लो ये वाला भी देख लो, ये ऊपर काहे जाता है, इसमें क्लियर हो जाएगा, इसीलिए बता रहे थे अभिलंब पढ़ो सब क्लियर हो जाएगा। ये देखो मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो गया। अब कोई भी किरण इस तरह से आ गई, मान लो इस पर, क्या करेंगे, सबसे पहले जहां किरण गिरती है वो बिंदु आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर लंब खींचो, अभिलंब हो जाए। अभिलंब खींचो, कहां से खींचे, सी से मिला दो, सी से मिला दो, डॉट डॉट लाइन सी से मिला दो, अभिलंब हो गया। अब आने वाली किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है आई, उतने आर होता है, आई बराबर आर। तो जाने वाली भी अभिलंब के साथ उतने कोण बनाते हुए चली जाएगी,
आई बराबर आर, काहे ऊपर चला गया, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, क्यों ऊपर जाती है क्यों नीचे आती है, हाँ यही अभी इधर से आ जाए कोई किरण इधर से तो किधर जाएगी, पता नहीं, हमें क्या पता, अभिलंब खींच लो बताएगा वो, अभिलंब खींचो, सी से अभिलंब खींच लो, अभिलंब आ गया, ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब आ गया, जहां किरण गिरती है वही अभिलंब, जितना कोण बनाते हुए आई अभिलंब के साथ उतने कोण बनाते हुए जाई, जितना कोण बनाते हुए आई उतने कोण बनाते हुए जाई, किधर गई, नीचे चली गई, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ अब वही हाल यहाँ भी अगर ऐसे आ जाए किरण तो क्या होगा, किधर जाएगी, कोई बात नहीं सर, अभिलंब खींच लो बताएगा, आने वाली किरण जितना कोण बनाते हुए आई उतने कोण बनाते हुए जाई, किधर कोई किरण घुमाना है, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी किरण क्यों किधर जाती है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको वो बात भी क्लियर हो गई कि देखो ये किरण को क्या कर रहा है सर, सिकोड़ रहा है, ये कौन सा दर्पण है सर, अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण क्या होता है, सिकोड़ने वाला दर्पण, मतलब क्या बोले थे, अभिसारी, अभिसारी मतलब सिकोड़ने वाला दर्पण, किसी बिंदु पर केंद्रित करने वाला दर्पण, ठीक है, किसी बिंदु पर मिलाने वाला दर्पण, जो किरणों को किसी बिंदु पर मिलाए, तो ये देखो किरण ऐसे जा रही थी, सिकोड़ दिया ना, इसलिए अभिसारी दर्पण, और यहाँ देखो किरण ऐसे जा रही थी, क्या कर दिया, फैला दिया, देखो ये ऊपर भेज दिया, नीचे भेज दिया, समांतर किरणें थी, फैला दिया, तो अपसारी, फैलाने वाला, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये क्या हो गया, अपसारी, अपसारी क्यों होता है, क्लियर हुआ, फैलाता कैसे है, समझ में आया, अपने मन से कुछ नहीं, किरण कहीं भी गिरे आप अभिलंब खींचोगे, आने वाली किरण कितना कोण बनाई उतने कोण बनाते हुए आप लौटा दोगे, आपका काम यही है बस, और लाइट में कुछ नहीं है, समझ में आया, हाँ स्वाहा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी, अभिलंब की नहीं आई होंगी, फिर से अभी इतना हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि समझ में खुद आ जाएगा, है बोलो, आया कुछ ना गुरुजी, बिल्कुल ना आया, कोई बात नहीं, चलो अभिलंब पढ़ते हैं, क्या होता है, वक्रता, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, रेखा क्या, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु पर जिस पर वो मिल रही है, ये रेखा यहां मिल रही है, इस बिंदु पर ये रेखा यहां मिल रही है, इस बिंदु पर ये रेखा यहां मिल रही है, इस बिंदु पर, वक्रता केंद्र से गोली दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर अभिलंब होती है, समझ रहे हैं, अभिलंब का काम करती है, अभिलंब होती है, समझ में आ गया होगा शायद, आशा करता हूं, इसका मतलब गोली दर्पण में अभिलंब कहां से खींचा जाएगा, अवतल हो उत्तल हो, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से, क्लियर, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, हमको फोकस बिंदु, अभी 5 पॉइंट हुआ, छठा फोकस बिंदु पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़ना है, फोकस बिंदु क्या होता है ये पढ़ना है, और अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कैसे होता है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बिंदु पूछता है कि गोली दर्पण के फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं, अवतल दर्पण का फोकस बिंदु समझाइए, या ऐसे कह देगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु को समझाइए, फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खास बात है, और ये क्लास हम अगले लेक्चर में लेंगे, आज यहां तक है, यहां तक आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो सब उड़ जाएगा, आपको पहले यहां तक रिवाइज कर लीजिए आज, ठीक है, तब आगे मजा आएगा, धीरे धीरे पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं लिंक को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे, जितने ज्यादा लोग रहोगे, हम उतना ही अच्छा आपको कंटेंट देंगे, ठीक, धन्यवाद।